सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ेंगे और उससे इंग्लिश सीखने और सिखाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बहुत सुंदर लाइनें आपको याद रखनी चाहिए, आपके जहन में होनी चाहिए। और ये लाइन्स हैं, न तो झुकेगा कभी, न तो रुकेगा कभी, न तो मुड़ेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। दोस्तों, आप लोगों को अपने लक्ष्य से कभी मुड़ना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, कभी झुकना नहीं है। लगातार लगातार अनवरत बिना रुके बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाना है। इसी लाइन के साथ, इसी सुंदर कथन के साथ हम अपनी बात को शुरू करते हैं। हमारा जो YouTube चैनल है आप सब जानते हैं, डॉक्टर अशोक शर्मा ये YouTube चैनल है। हमारा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ आपको इस एडिटोरियल की PDF मिल जाएगी। बहुत शानदार चीज़ें आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार से शानदार सेशन होने वाला है। रियली यू विल इंजॉय इट। बहुत मज़े करेंगे आप आज के सेशन में और निश्चित रूप से इसको पूरा सुनेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हम इसमें देखिएगा। हम इसमें द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, एक एक वर्ड समझ के। एसएससी के क्वेश्चंस देखेंगे हम इसमें, और एयरफोर्स और नेवी के क्वेश्चंस भी देखेंगे। जो बच्चे एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सेशन बहुत ही उपयोगी होने वाला है। सबसे पहले देखिएगा, जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चे रोजाना सेशन लेते हैं, 11 बजे लाइव आता है ये, तो आप इसको दें। वो जानते हैं कि हम आपको एक वार्म अप क्वेश्चन देते हैं। वार्म अप क्वेश्चन क्या होता है बेटा? वो क्वेश्चन ये होता है जिसमें मैं आपको किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए देता हूँ और आप लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करके उसको कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और फिर दूसरे दिन मैं उसको ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ कि आपका आंसर सही है या गलत है। क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जब तक आपको मैं बताता रहूँगा, जब तक कोई बहुत चीज़ें समझ आनी नहीं है, जब आप खुद करेंगे तब चीज़ें समझ आएंगी। तो ये पहला हमारा है आंसर वार्म अप क्वेश्चन। वार्म अप क्वेश्चन था क्या उस दिन देखिएगा। ये हमारा एक सेंटेंस था जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करना था, और सेंटेंस था ये, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नॉट इक्विप्ड टू इम्प्लीमेंट कोविड-19 स्टिमुलस पैकेज। एक छात्रा ममता शर्मा ने इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखा करें, सब आंसर लिखा करें। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वे होते हैं जो पब्लिक के बैंक होते हैं, सरकार के बैंक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी ये बैंक हो गए पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये इसका सब्जेक्ट भी है। हमने पूछा था सब्जेक्ट क्या है। आर नॉट इक्विप्ड, वे इक्विप्ड नहीं है, वे तैयार नहीं है, वे सुसज्जित नहीं है। इक्विप्ड का मतलब वैसे सुसज्जित होना है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि उनके पास वो साजो सम्मान नहीं है, उस तरीके से वो तैयार नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नॉट इक्विप्ड टू इम्प्लीमेंट, क्या करने के लिए? इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए कोविड-19 स्टिमुलस पैकेज। जो कोविड-19 का उनको प्रोत्साहन पैकेज दिया है, उस पैकेज को लागू करने के लिए पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। दे आर नॉट इक्विप्ड। ये इसका सही ट्रांसलेशन था, ये इसका सब्जेक्ट था। जिन लोगों ने सही ट्रांसलेट किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं कर पाए वो रोजाना करें। इसी से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इक्विप्ड वर्ड मिल गया, देखिए आप लोगों को इम्प्लीमेंट वर्ड मिल गया। आप कोशिश करें इसकी। अब आता है आज का वार्म अप क्वेश्चन। आज का वार्म अप क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ये हम टाइम्स ऑफ इंडिया से लेते हैं और एडिटोरियल हम द हिंदू का लेते हैं। देखिएगा आप लोगों को सब चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। ये भी एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या देखिए सेंटेंस, अंडरलाइनिंग द, ये तो क्वेश्चन है, अंडरलाइनिंग सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस क्या देखिएगा, ये सेंटेंस है, अपार्ट फ्रॉम द जस्टिस
It is also important to remember fraternity. Fraternity ensures the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है। ग्रामर का कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिलता है वो लिखना है। जिस तरीके से फ्रेटर्निटी वर्ड मिल गया आपको ये, तो इसकी वोकैबुलरी का बहुत शानदार वर्ड है। इसको आप देखें क्या होता है ये। और ग्रामर का भी आपको कोई पॉइंट अगर इसमें समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये हमारा वार्म अप क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। जो बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं बेटा, उनको समझ नहीं आएगा। कल बहुत कम लोगों ने इसको कमेंट बॉक्स में लिखा था। आशा करता हूं कि आज बहुत सारे बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में इसका जरूर लिखेंगे, आप जरूर मेहनत करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये वर्ड ये जो क्वेश्चन है ये एयरफोर्स में पूछा हुआ है। एयरफोर्स वाई ग्रुप में कोई क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए क्या है। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट। आपको अपोजिट वर्ड चूज करना है, सेलेक्ट करना है इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यानी ऑपोजिट का वर्ड है ये, एंटोनिम्स है। और वर्ड आपको दिया हुआ है इम्बेलिस। क्या वर्ड दिया हुआ भाई? इम्बेलिस वर्ड दिया हुआ है। आपको याद होना चाहिए कल परसों हमने एसएससी का एक क्वेश्चन दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। इम्बेलिस वर्ड उसमें भी आया हुआ था। उसमें इम्बेलिस किसका? एडोन वर्ड आया था, ADORN, एडोन। आपको बताना है इम्बेलिस का ऑपोजिट वर्ड कौन सा है, इनमें एंटोनम्स कौन सा है किसका? इम्बेलिस वर्ड का। ऑप्शन देखिएगा। पहला वर्ड सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान करना, सेक्रीफाइस। फिर दूसरा वर्ड होता है इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब होता है संकेत करना, पॉइंट आउट करना। ये दो वर्ड आसान वर्ड हैं, इसलिए आपके समझ आ गए। ये दो वर्ड आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो। तो पहला वर्ड मैं बता देता हूँ, फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना, कानूनी जुर्माना लगा के किसी चीज़ को क्या करना, मतलब किसी की ज़मीन को जब्त कर लिया गया, गहने जब्त कर लिए गए, उसको कहते हैं फॉरफिट कहते हैं। FORFEIT, फॉरफिट। तो ये भी इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से इसका ऑपोजिट ये है। और इसका मतलब होता है डिसफिगर। डिसफिगर का मतलब होता है किसी के चेहरे को खराब कर देना, किसी के रूप को बिगाड़ देना, किसी के रूप को बिगाड़ देना, किसी के शेप को बिगाड़ देना। शेप यानी होता है आकार, फिगर आप जानते ही हो, और उसको क्या बना देना? डिसफिगर कर देना। क्या कर देना? डिसफिगर कर देना। तो ये वर्ड जो है ये इम्बेलिस का निश्चित रूप से क्या होता है? अपोजिट वर्ड है। इम्बेलिस का मतलब होता है किसी को सजाना, किसी को अच्छा बनाना, और डिसफिगर का मतलब होता है किसी को बिगाड़ देना, स्पॉइल कर देना। ठीक है, याद रह जाएंगे इम्बेलिस और डिसफिगर। अब देखो इसके और वर्ड पूछे जाते हैं। इम्बेलिस जो वर्ड है इसका सिमिलियर वर्ड होता है डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, इम्बेलिस का मतलब भी सजाना होता है। अडोन, ADORN, अडोन यानी सजाना होता है। इस वर्ड को बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एडोन। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट जब नाउन होता है तो इसका मतलब गहने होते हैं, और जब इसको वर्ब के रूप में काम में लिया जाता है तब इसका मतलब होता है सजाना, ऑर्नामेंटेड। दिस इज एन ऑर्नामेंटेड फिगर। ये जो फिगर आपको दिख रही है ऑर्नामेंटेड है यानी सुसज्जित है। उसके बाद में साधारण वर्ड आप जानते होंगे, ब्यूटीफाई। देखो ब्यूटी सुंदरता होती है, ब्यूटी सुंदरता होती है, इससे ब्यूटीफुल बनता है, वो सुंदर होता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं, ये नाउन है। और ये जो ब्यूटीफाई है, ये ब्यूटीफाई क्या है? वर्ब है, ये क्रिया है। चीज़ें समझ आ गई आपको। और एक वर्ड और है, देखो इसका सिमिलर वर्ड गार्निश। दोस्तों हम आप लोगों को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 वर्ड जरूर इस सेशन में याद करवाने का प्रयास करते हैं। आप रोजाना सेशन को देखें और अंत तक देखें, अपनी प्रैक्टिस करें। आपको जो वार्म अप क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। गार्निश वर्ड होता है कि गार्निश वर्ड का मतलब होता है भोजन वगैरह जो होता है उसको सजाते हैं अपन। ठीक है, जिस तरह से खाना परोसा जा रहा है उसको एकदम सजा के परोसते हैं, उसको गार्निश कहते हैं।
तो ये वर्ड था। एक वर्ड और है इसमें, देखिएगा इंपॉर्टेंट वर्ड, फॉरफिट। इसको भी देखा हमने। फॉरफिट का मतलब जब्त कर लेना। तो ये वर्ड दो हैं इसके। कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को जब्त कर लेना। सिक्वेस्ट्रेशन, सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब भी किसी चीज़ को क्या करना। दोनों वर्ड निश्चित रूप से नए हैं, आप इन दोनों शब्दों को याद कर लें, इनके एग्जाम्पल्स लिखिएगा। अगर आप लोग वास्तव में एसएससी फाइट करना चाह रहे हैं, यदि वास्तव में आप एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं, वास्तव में आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तो बेटा इससे अच्छी और तैयारी आपको क्या हो सकती है, बशर्ते आप रोजाना तैयार करें। बस मात्र 60 दिन में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और अभी एसएससी सीएचएसएल के 60 ही दिन बचे हैं। उसके बाद एक वर्ड और हमने इसमें लिख दिया, डिसफिगर। क्या होता है देखिएगा, डिसफिगर, डिसफिगर का मतलब स्पॉइल होता है, बिगाड़ देना। क्या होता है डिसफिगर, स्पॉइल, बिगाड़ देना। उसके बाद दूसरा वर्ड होता है डिफेस, ये भी बिगाड़ देना, फेस बिगाड़ देना। डिफॉर्म, ये देखो फेस फॉर्म सब आकार हैं। ब्लेमिस, इस वर्ड को आप याद कर लीजिएगा, नया वर्ड है। ब्लेमिस का मतलब भी होता है आपका रूप आकार बिगाड़ देना, स्थिति खराब कर देना, ये भी ब्लेमिस कहलाता है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये क्वेश्चन था। अब आते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ, और ये है हमारा कॉमन एरर का क्वेश्चन। कॉमन एरर का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कॉमन एरर आपसे जरूर पूछेंगे। और आज हमने तय किया कि कॉमन एरर का जो क्वेश्चन है वो थीम बेस्ड हो। थीम बेस्ड का मतलब या तो नाउन से रिलेटेड हो दोनों, या वर्ब से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हो। तो आज के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो एडवर्ब से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एडवर्ब से रिलेटेड है। तो देखिएगा क्या एरर है दोनों में। द टीचर स्कॉल्ड्स हिम, द टीचर अध्यापक स्कॉल्ड्स हिम ऑलवेज। देखो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मेरे बताने से पहले आप वीडियो को एक बार पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या कर सकते हैं, अपने स्तर पे भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि आपका टेस्ट भी हो जाएगी। डेली टेस्ट है, आप इसको मॉक कह सकते हैं कि डेली मॉक देते हैं आप लोग। तो देखिएगा इसमें कहाँ एरर है, आपने देख लिया होगा इसको। अब इसको हम सोल्व करते हैं। द टीचर स्कॉल्ड्स, अध्यापक उसको डांटते हैं, हिम उसको, ऑलवेज हमेशा, बिकॉज क्योंकि, ही रेयरली वह कभी कभार ही, रिचेज स्कूल ऑन टाइम कभी कभार ही स्कूल में टाइम से पहुंचता है। अब देखो इसमें एक तो रेयरली वर्ब है, एडवर्ब है, और एक ऑलवेज एडवर्ब है। ये दोनों की दोनों जो एडवर्ब हैं, रेयरली, नेवर, ऑलवेज, ये सारी की सारी जो एडवर्ब हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं, जो बारंबारता को बताती हैं। और इन दोनों का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, मेन वर्ब से पहले होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट को याद कर लें, अच्छे से समझ लें कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्पेशली, ऑलवेज, नेवर, रेयरली, इन जो एडवर्ब्स हैं, इन एडवर्ब्स का यूज कहाँ करना चाहिए बेटा, इनका यूज करना चाहिए मेन वर्ब से पहले। देखिएगा इसमें तो मेन वर्ब से पहले है, रिचेज इसमें वर्ब है, और रेयरली कहाँ है, इससे पहले है। तो ये वर्ड बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखिएगा ऑलवेज एडवर्ब है, और इसका जो यूज हुआ है ये स्कॉल्ड वर्ब जो है उसके बाद हुआ है, तो ये एरर माना जाता है। और इसका यूज कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। कहाँ, द टीचर ऑलवेज, ये होना चाहिए था इसका, द टीचर ऑलवेज स्कॉल्ड्स हिम, ये होना चाहिए था। तो ये एरर है, ठीक है। ही ऑलवेज कम्स लेट, ही ऑलवेज आप ऐसे लिखते हैं, ही ऑलवेज कम्स लेट, निश्चित रूप से आप ऐसे ही लिखते हैं। आप ऐसे नहीं लिखते ही कम्स ऑलवेज लेट, ऐसे तो नहीं लिखते ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। दूसरा देखिएगा, इट इज ए कॉमन मिसकंसेप्शन, ये एक सामान्य गलत अवधारणा है, गलत फहमी है। आप फिर कोशिश कीजिएगा इसको सोल्व करने का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में इसको सोल्व कीजिएगा। फिर मैं इसको सोल्व करवाता हूँ। ये देखिएगा, इट इज़ ए कॉमन मिसकंसेप्शन, ये एक सामान्य गलत अवधारणा है, दैट कि एवरी पुलिसमैन, हर एक पुलिसमैन
बैडली बिहेव्स विद द सिटीजन्स, क्या करता है, सिटीजन्स के साथ ठीक बिहेव नहीं करता है, तो इसमें एरर कहाँ देखो, इट इज़ ए कॉमन मिसकंसेप्शन, ठीक है, दैट एवरी पुलिसमैन, ये भी बिल्कुल ठीक है। वैसे अगर पुलिस होता अकेला, POLIC, तो ये प्लूरल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है, जबकि पुलिसमैन जो है ये सिंगुलर है। ये देखिएगा बैडली, ये जो बैडली एडवर्ब है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, और एडवर्ब ऑफ मैनर का जो यूज होता है वो मैन वर्ब के बाद आता है। तो द पुलिस मैन बिहेव्स बैडली, यहाँ लिखा जाना चाहिए था BADLY, बैडली लिखा जाना चाहिए था, इट मस्ट बी रिटन बैडली। क्या समझे भाई हम दोनों एरर से, हम इन दोनों एरर से एक बात समझे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज मैन वर्ब से पहले किया जाना चाहिए, जबकि एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज मैन वर्ब के बाद किया जाना चाहिए। और इसका सही आंसर होना चाहिए था बिहेव्स बैडली, बिहेव्स बैडली यहाँ यूज होना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखिए हमने एक क्वेश्चन और लिया है आज, जो बैंक PO में बहुत बार पूछते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस बैंक PO में बहुत आते हैं। डबल ब्लैंक्स इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में आपको डबल ब्लैंक्स मिलेंगे, यानी 2 खाली स्थान मिलेंगे, आपको उनको भरना है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पहले आप लोग सोल्व कर लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, जैसे भी क्वेश्चन आपके पास है आप इसका आंसर दीजिएगा, फिर मैं करवाता हूँ इसको। देखिए अब करवाता हूँ इसको। डबल ब्लैंक इन ए सेंटेंस, ये है बैंक PO में बहुत पूछते हैं इसको। द डिप्टी मैनेजर टू रिजाइन बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल्स वर डाउन बाय हिज सुपीरियर्स, उसके सुपीरियर्स के द्वारा उसके प्रपोजल्स, देखिएगा समझ गए होंगे आप। पहला ऑप्शन देखिएगा प्लान और थ्रोन, इसको देखो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। यहाँ तो प्लान हो सकता है, द डिप्टी मैनेजर प्लान टू रिजाइन, डिप्टी मैनेजर ने रिजाइन करने का प्लान किया, बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल्स वर थ्रोवन डाउन नहीं होता है, रिजेक्ट करने का मतलब होता है, रिजेक्ट की बात है यहाँ, और रिजेक्ट करने का मतलब होता है टर्न डाउन। एक फ्रेजल वर्ब होती है TURNDOWN, टर्न डाउन होता है रिजेक्ट करना। अब देखिए इसमें टर्न कौन से में है, ये देखिएगा ये है टर्न, D में, कहाँ है, D में टर्न लिखा हुआ, इसका मतलब इसमें तो टर्न डाउन आएगा, TURNED, टर्न डाउन का मतलब प्रपोजल वगैरह को रिजेक्ट कर देना का क्या होता है, टर्न डाउन होता है। तो इसमें टर्न डाउन है, और टर्न डाउन लास्ट वाले में एक में ही है, और इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या है, थ्रेटेंड है, ये धमकी देना। द डिप्टी मैनेजर थ्रेटेंड, उसने थ्रेटेंड क्या, धमकी दिया, टू रिजाइन, क्या करने की, रिजाइन करने की, बिकॉज क्योंकि ऑल हिज प्रपोजल्स वर टर्न डाउन बाय हिज सुपीरियर्स, उसके सुपीरियर्स के द्वारा उसके सभी प्रपोजल्स को टर्न डाउन, रिजेक्ट किया गया। ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप निश्चित रूप में 60 दिन में आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी, बशर्ते आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा एक ही दिन में अंग्रेजी सीख जाएगा, तो बेटा फिर वो तो कभी नहीं सीखेगा। जो एक दिन में सीखना चाहता है वो कभी नहीं सीख सकता, क्योंकि वो एक दिन कभी नहीं आएगा। अब आते हैं हम हमारे एडिटोरियल में। आज का एडिटोरियल है द हिंदू एडिटोरियल, जून 15, 2020। एडिटोरियल क्या है, नो लॉन्गर स्पेशल। अब नो लॉन्गर का मतलब होता है अब ज़्यादा, जिस तरह से ही डज नॉट, ही लिव्स हियर नो लॉन्गर, अब वो यहाँ नहीं रहता है, नो लॉन्गर यानी और ज़्यादा वो यहाँ नहीं रहता है, इसके बाद या नो लॉन्गर का मतलब ये होता है। स्पेशल का मतलब विशेष होता है, नो लॉन्गर स्पेशल, अब ज़्यादा विशेष नहीं है, अब और ज़्यादा विशेष नहीं रहा। क्या है इसका से देखिएगा, भारत और नेपाल के बीच में, इंडिया एंड नेपाल के बीच अभी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। किसको लेके, नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसने एक अमेंडमेंट बिल पास किया है, जिसमें उनका एक नया मैप है, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को दिखाया हुआ है, उसको लेकर ये है, उससे संबंधित एक आर्टिकल है, यानी पॉलिटिकल आर्टिकल है, आप समझिएगा इसको। इसकी जो सब हेडिंग है वो देखिएगा, इंडिया एंड नेपाल नीड टू
भारत और नेपाल को आवश्यकता है। इंडिया एंड नेपाल, ये इसके सब्जेक्ट हैं। इंडिया एंड नेपाल नीड, उनको आवश्यकता है। नीड मेन वर्ब है। किसकी आवश्यकता है? टू मूव क्विकली, जल्दी से मूव करने की, जल्दी से चलने की, जल्दी से आगे बढ़ने की। टू मूव क्विकली। देखिएगा ये जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब के तुरंत बाद यदि एक वर्ब और आए, यानी एक वर्ब के तुरंत बाद दूसरी वर्ब आए, तो उसको नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो सामान्यतः उसको टू के साथ यूज करते हैं। इंडिया एंड नेपाल नीड टू मूव क्विकली, क्विकली एडवर्ब है, उनको जल्दी से। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो होती है वो मेन वर्ब के बाद आती है। देखो ये मेन वर्ब है मूव, और ये क्या है यहाँ? क्विकली है, तो ये इसके बाद आई है ना। भारत और नेपाल को क्या करना है? नीड टू मूव क्विकली, उनको जल्दी से आगे बढ़ना है। क्या करने के लिए? टू रिवर्स, उल्टा करने के लिए। द रिसेंट सेटबैक, अभी जो सेटबैक हुआ है, टू टाइज, उनकी टाइज के लिए, उनके जो संबंधों के लिए अभी जो सेटबैक हुआ है उसको जल्दी से रिवर्स करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए उनको जल्दी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सेटबैक, आज हमने क्या किया है कि जो आपको वर्ड नहीं बताने हैं उन वर्ड्स को हमने नीचे लिख दिया है। देखिए सेटबैक का मतलब होता है अपसेट होना। सेटबैक का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन, क्या जाना? जटिलता आ जाना। सेटबैक का मतलब होता है जटिलता आ जाना, अपसेट हो जाना, हिच होना। ये सारे के सारे क्या है? कॉम्प्लिकेशन होता है, अपसेट है। हाल ही में जो अपसेट हुआ है, हाल ही में जो कॉम्प्लिकेशंस आए हैं संबंधों में, किसमें आए हैं कॉम्प्लिकेशंस? जटिलता जो आई है किसमें? टाइज, टाइज का मतलब रिलेशन, संबंधों में जो आई है उसको रिवर्स करने के लिए, उसको वापस वहीं लाने के लिए जल्दी से कदम उठाने की आवश्यकता है। किसको? भारत और नेपाल को। आगे देखिए, आफ्टर मंथ्स ऑफ ब्रिंकमैनशिप, एक नया वर्ड है। ब्रिंकमैनशिप एक ऐसी पॉलिसी होती है जो धीरे धीरे आपको डिजास्टर्स सिचुएशन की ओर लेके जाती है, जो आपको बिल्कुल घातक स्थिति की ओर लेके जाती है, उसको ब्रिंकमैनशिप कहते हैं। ब्रिंकमैनशिप का मतलब एक अस्थिरता भी होता है। क्या होता है? अस्थिरता। आफ्टर मंथ्स ऑफ, इस वर्ड के हमने सिमिलर वर्ड नीचे लिख दिए हैं तो आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी आराम से। आफ्टर मंथ्स ऑफ ब्रिंकमैनशिप, अस्थिरता किसकी? महीनों की अस्थिरता के बाद। मंथ्स ऑफ ब्रिंकमैनशिप, महीनों की अस्थिरता के बाद, इंडिया एंड नेपाल, भारत और नेपाल, हैव ब्रॉट, देखिएगा ये सब्जेक्ट नहीं है इसमें, सब्जेक्ट जो है वो कौन है? इंडिया एंड नेपाल है, इसलिए इसके साथ क्या आ गया? देखो हैव आ गया है। हैव ब्रॉट देयर रिलेशंस, वे अपने रिलेशंस को ले आए हैं। ब्रॉट ब्रिंग की फॉर्म है, देयर इंडिया और नेपाल इसलिए देयर आया है। रिलेशनशिप, अपने रिलेशंस को ले आए हैं। टू द एज ऑफ प्रेस्पिस, एज, एज का मतलब किनारे पे, किसके किनारे पर ले आए हैं? प्रेस्पिस, बिल्कुल नया वर्ड है। देखो प्रेस्पिस के भी हमने यहाँ लिख दिए हैं। प्रेस्पिस का मतलब होता है एक बड़ी चट्टान होती है। एक्चुअल वर्ड प्रेस्पिस का मतलब चट्टान होती है, लेकिन यहाँ इसका मतलब होता है हजार्डस सिचुएशन, एक कठिन स्थिति में ले आए हैं। एक हजार्डस, एक विनाशकारी स्थिति में ले आए हैं, एक मुश्किल घड़ी में ले आए हैं, उसको प्रेस्पिस कहते हैं, हजार्डस सिचुएशन। और इसके सिमिलर वर्ड हमने और लिख दिए हैं यहाँ आपके लिए। महीनों की अस्थिरता के बाद इंडिया एंड नेपाल हैव ब्रॉट, ले आए हैं, देयर रिलेशनशिप्स, अपने रिलेशंस को, टू द एज ऑफ प्रेस्पिस, किसकी? प्रेस्पिस का मतलब अभी हमने बताया है किसकी? एक विकट स्थिति के किनारे पर ले आए हैं, यानी बैंक ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर यानी बहुत ही मुश्किल घड़ी के किनारे पर ले आए हैं। द ओली गवर्नमेंट, ओली गवर्नमेंट नेपाल में ओली सरकार है। द ओली गवर्नमेंट्स डिसीजन, उस सरकार का जो डिसीजन है, टू पास, क्या करने का? पास करने का, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये द है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन, रेक्टिफाइंग, रेक्टिफाइंग का मतलब किसी चीज़ को सुधारते हुए, किसी चीज़ को चेंज करते हुए, उसको रेक्टिफाई कहते हैं।
तो हमने रेक्टिफाइंग है, सुधारते हुए, इसको पार्टिसिपल कहते हैं। रेक्टिफाइंग अ चेंज इन इट्स, किसमें रेक्टिफाइंग, सुधारते हुए, एक चेंज करते हुए, इन इट्स किसमें, मैप्स, अपने मैप्स में रेक्टिफाई करते हुए, उसको चेंज जो है उसको करते हुए, दैट इंक्लूड जो शामिल है, जो शामिल करता है, क्या देखो दोबारा देखिएगा, उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया, रेक्टिफाइंग ए चेंज, जो एक चेंज को परिवर्तित करता है, दैट रेक्टिफाइंग ए चेंज इन इट्स, जो चेंज करता है किसमें, अपने मैप में, दैट इंक्लूड जो शामिल करता है किस किसको, लिपुलेक को, काला पानी को, और ये जो जगह है लिम्पियादुरा, इसको शामिल करते हुए अभी जो उन्होंने अपने मैप को रेक्टिफाई किया है, उसको चेंज किया, उसमें किस किस को शामिल किया है, इन सब को शामिल किया है। और ये कौन है, टेरिटरीज हैं, ये एरियाज हैं। टेरिटरीज का मतलब होता है एरियाज, और ये वो एरियाज हैं दैट जो इंडिया कंट्रोल्स, जो इंडिया कंट्रोल करता है। इन क्षेत्रों को कौन कंट्रोल करता है, इंडिया कंट्रोल कर रहा है। मार्क्स ए डिसाइडेडली न्यू फेज इन टाइज, मार्क्स जो मार्क है, जो संकेत है, डिसाइडेडली निश्चित रूप से, निर्णायक रूप से, न्यू फेज इन टाइज, किसमें, एक नया चरण ला रहा है, किसमें, टाइज यानी संबंधों में। अब इसमें जो ग्रामर का पॉइंट है वो समझ लीजिएगा। ये है देखिएगा यहाँ मार्क्स, इसका सब्जेक्ट कौन है, ये तो सब्जेक्ट है नहीं इसका, इसका सब्जेक्ट यहाँ है देखिएगा, द ओनली गवर्नमेंट्स डिसीजन, ये इसका सब्जेक्ट है। द ओनली गवर्नमेंट्स डिसीजन मार्क्स ए, क्या मार्क करता है वो, क्या चिन्हित करता है, क्या विशेष पॉइंट आउट करता है, किसकी तरफ इशारा करता है, डिसाइडेडली न्यू फेज इन, निर्णायक रूप से एक नए चरण, किसमें, संबंधों की तरफ, एक नए चरण की तरफ इशारा करता है। ये था हमारा पहला पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में जो वर्ड आए इम्पोर्टेंट, उनको हमने आपके लिए यहाँ लिख दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी PDF ले लें, ताकि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा इससे हो जाएगा। पहला वर्ड था सेटबैक, इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन, जटिलता, हिच, अपसेट, ये सभी इसके सिमिलर वर्ड हैं। इसका ऑपोजिट वर्ड ब्रेक थ्रू, सफलता मिलना, आगे बढ़ने के लिए, स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, ये इसके अपोजिट वर्ड थे। ब्रिंकमैनशिप, ब्रिंकमैनशिप का आपने बताया हमने, अस्थिरता होती है। ब्रिंकमैनशिप का हमने बताया कि एक ऐसी पॉलिसी जो आपको खतरे की तरफ ले जा रही है, यहाँ उसका मतलब था इस पैराग्राफ में। वैसे इसका मतलब होता है रिस्क, हजार्ड, डेंजर, थ्रेट, ये सारे किसके होते हैं, ब्रिंकमैनशिप के सिमिलर वर्ड होते हैं। प्रेसिपिस, हजार्डस सिचुएशन, उसके बाद में माउंटेन, हिल, क्लिफ, यानी इसका मतलब चट्टान होता है, यहाँ चट्टान है, विकेट परिस्थितियाँ। रेक्टिफाइव, रिट्रीव होता है, किसी चीज़ को सुधारना होता है। रेक्टिफाई का मतलब होता है रिट्रीव, सुधारना होता है। रिड्रेस होता है, ये भी सुधारना होता है। रिजॉल्व, रिजॉल्व भी यानी होता है सॉल्यूशन निकालना किसी चीज़ का। उसके बाद एक वर्ड होता है रिपेयर, कौन सा वर्ड होता है, रिपेयर। अमेंड, एक शब्द होता है अमेंड, AMEND, सुधारना। करेक्ट, और करेक्ट करना भी इसी का एक वर्ड होता है। थोड़ा और देखते हैं। वैसे हमने इसके लिए आपको बहुत तैयार किया है, ये पूरा आप पे टेलीग्राम चैनल से ले लें और उसको पढ़ने का प्रयास करें। पूरा आर्टिकल है, पूरा एडिटोरियल है। आगे देखते हैं, देखो हम, वाइल द इश्यू इज एन ओल्ड वन, जबकि जो इश्यू है ये मामला जो है कौन सा, भारत और नेपाल के इन क्षेत्रों का। वाइल द इश्यू, ये इश्यू जो है, इज एन ओल्ड वन, ये एक ओल्ड वन है, यानी एक ये पुराना है। इट रीसरफेस्ड, ये वापिस सरफेस पे आ गया। रीसरफेस्ड है, ये वापिस सरफेस पे आ गया। कब, इन 2019, 2019 में वापिस सरफेस पे आ गया। वेन, जब, न्यू दिल्ली पब्लिश्ड, जब न्यू दिल्ली ने, भारत ने पब्लिश किया, क्या पब्लिश किया, न्यू पॉलिटिकल मैप। भारत ने जब न्यू पॉलिटिकल मैप्स पब्लिश किए, टू रिफ्लेक्ट, जो दर्शा रहे थे, रिफ्लेक्ट का मतलब दर्शाना होता है, दिखाना होता है, शो होता है। द चेंजेज, उन चेंजेज को दिखा रहे थे। फॉलोइंग, जो बाद में आए थे, किसके बाद आए थे, द डिसीजन ऑन, जो किसके बाद थे, उस डिसीजन के बाद में थे,
ऑन अगस्त 5, जो अगस्त 5 को हुआ था, टू रीऑर्गेनाइज, वापस से संगठित करने का, द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करने का जो डिसीजन आया था, उसके बाद के चेंजेस जो उस नक्शे में दिखा रहे हैं, उसके बाद ये इश्यू दोबारा आ गया। नेपाल ऑब्जेक्टेड, और नेपाल ने इसमें ऑब्जेक्शन किया, ऑब्जेक्ट किया, आपत्ति उठाई टू द डिपिक्शन, डिपिक्शन का मतलब भी रिफ्लेक्शन होता है, दिखाना, दर्शाना, टू द डिपिक्शन ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, कि नक्शे में हमने डिपिक्ट की है, डिस्प्यूटेड का मतलब था विवादित, टेरिटरी का मतलब क्षेत्र, जो विवादित क्षेत्र को वहाँ दिखाया गया है, इस पे उन्होंने क्या है, क्या किया भाई, उसने आपत्ति जताई, ऑब्जेक्ट किया। इन 2000 में एंड 2014 में इंडिया एंड नेपाल, भारत और नेपाल एग्रीड, वे सहमत हुए थे टू होल्ड टॉक्स, क्या करने के, बातचीत करने के, कि वो इस पर बातचीत करेंगे अबाउट काला पानी एंड सुस्ता, काला पानी और सुस्ता क्षेत्र पे, विदाउट मच सक्सेस। उस समय कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने एग्री हुए थे कि वो इस पर बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको यदि ठीक लगा हो तो आप पे जरूर कमेंट कीजिएगा, और कम से कम वार्म अप क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करें, अपने साथियों के साथ जरूर इसको साझा करें। थैंक यू वेरी मच।